नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अगर हम चाइना और जापान के रिश्तों की बात करें तो ये ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों के बीच काफी बार झगड़े भी हुए हैं, स्पेशली एक जगह को लेकर जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड। ये इलाका जो है वो चाइना और जापान दोनों के बीच में स्थित है और ये दोनों ही कंट्री सेनकाकू आइलैंड को अपना बताते रहते हैं। इन डिस्प्यूट्स की वजह से दोनों तरफ से काफी ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं और कभी कभी मिलिट्री एक्टिविटी भी इस पूरे इलाके के अंदर बढ़ जाती है। इसके अलावा हिस्ट्री भी अभी तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाइना के बहुत से लोग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के इवेंट्स को लेकर अभी तक जापान से नाराज हैं। उनका मानना है कि जापान ने अभी तक अपने पास्ट के लिए प्रॉपरली माफी नहीं मांगी है। लेकिन क्या आपको पता है, इन सब चीजों के बावजूद, इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जापान ने चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले किया है। हां, आपने सही सुना, पूरी 20वीं शताब्दी के दौरान जापान ने चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से फाइनेंशियल एड दिया था। पर आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद भी जापान चाइना की मदद क्यों कर रहा था? क्या जापान का एम था और चाइना ने उस मदद का क्या चाइना ने अचीव किया? आज की इस वीडियो में इस पूरी चीज को जानने का हम काम करेंगे। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जैक्ट नंबर्स की। जापान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के डाटा के हिसाब से 1979 से लेकर जब ऑफिशियल डेवलपमेंट एड जो थी वो जापान ने देना शुरू किया था, मार्च 2022 तक जापान ने चाइना को कितना पैसा दिया है? अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो जापान ने अभी तक चाइना को 3.316 ट्रिलियन येन का लोन दिया है। आपको अगर मैं लिखकर बताऊं, 3.13 ट्रिलियन येन का लोन, ये कितना बड़ा लोन होता है? इसके साथ ही 157.6 बिलियन येन की ग्रांट, यानी कि ग्रांट जो कभी वापस नहीं करनी होती है, वो जापान ने चाइना को दी है और 185.8 बिलियन येन की टेक्निकल हेल्प भी दी है। अगर इन सबको हम यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो लगभग 25 बिलियन डॉलर का तो लोन जापान ने चाइना को दिया है, 1.2 बिलियन डॉलर की ग्रांट जापान ने चाइना को दी है और 1.4 बिलियन डॉलर की टेक्निकल कोऑपरेशन भी जापान ने चाइना को दी है। लेकिन हो सकता है कि आप ये सोचो कि ये अमाउंट तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाइना की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें तो चाइना की इकोनॉमी आज की डेट में 28 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। तो 28 ट्रिलियन डॉलर से अगर हम 25 से 26 बिलियन डॉलर को कंपेयर करेंगे तो कहीं भी ये अमाउंट स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एड तब दी गई थी जब चाइना की इकोनॉमी कहीं स्टैंड नहीं करती थी, जब चाइना एक बहुत ही ज्यादा गरीब देश हुआ करता था। आज चाइना की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में आप सोच सकते होंगे कि 28 बिलियन डॉलर का क्या ही फर्क पड़ता है चाइना की इकोनॉमी पर। देखने वाली बात यह है कि जापान सिर्फ एक बड़ा डोनर नहीं था, जापान सबसे बड़ा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस देने वाला देश था चाइना को। और एक और ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे हम समझ पाएंगे कि जापान ने चाइना को कितनी हेल्प की है कंपेयर टू दूसरी कंट्री जो चाइना की हेल्प कर रही थी। यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि जापान ने चाइना को हर साल हर कंट्री से सबसे ज्यादा एड प्रोवाइड करने का काम किया है। सन 2000 में भी जापान आगे था, 2001 में भी जापान आगे था, 2002 में, 3 में, 4 में, हर साल चाइना के एड देने वाली कंट्रीज में जापान का नाम जो था वो सबसे आगे आया है। जैसे 2004 में ही जापान ने चाइना को लगभग 964 मिलियन डॉलर की एड दी थी, जबकि उस साल टोटल एड जो चाइना को मिली थी वो 1.5 बिलियन डॉलर की थी। यानी कि लगभग 60% जो एड जापान से जो चाइना को मिल रही थी वो जापान से ही मिल रही थी। इसका मतलब डायरेक्टली आपको समझाऊं कि 60% से ज्यादा एड सिर्फ जापान ही चाइना को दे रहा था। यह काफी बड़ा नंबर हो जाता है। ये भी और कंट्री इतनी हेल्प कर रही है, बट स्टिल जापान चाइना की सबसे ज्यादा हेल्प क्यों कर रहा है? सवाल यह भी है कि क्या इस एड का सच में चाइना की इकोनॉमी पर कुछ इंपैक्ट पड़ा भी या नहीं पड़ा, या यह सिर्फ एक नेबरली फ्रेंडशिप दिखाने का एक तरीका था? तो जवाब है, चाइना की इकोनॉमी पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ा, इसका रियल इंपैक्ट था। स्पेशली जब चाइना ने अपनी मॉडर्न इकोनॉमी बिल्ड करनी शुरू करी थी, उस वक्त यह मदद काफी ज्यादा यूजफुल थी। अब चलिए समझते हैं जापान की एड की शुरुआत कैसे हुई, इसकी रूट्स जाती हैं कहां पर, और इस सारी कहानी हम काफी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी की जो डिटेल है, जो हिस्ट्री जाती है, वो 1970s में जाती है, जब चाइना और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो नॉर्मल होने लगे थे। उस टाइम दोनों देशों ने अपने पास्ट को थोड़ा पीछे हटाकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए थे और वहीं से जापान का एड प्रोग्राम जो था वो शुरू हो गया था। 1972 में चाइना और जापान ने अपने बीच के रिश्ते वापस से बनाए थे। कई सालों की दूरी के बाद यह स्थिति जो थी वो आई थी। दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था जिसे चाइना ने ऑफिशियली यह कहा था कि वो वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान से किसी भी तरीके
तरीके का कंपनसेशन जो है वो नहीं मानेगा। हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापान ने चाइना का फुल इन्वेजन किया था और बाद में जापान वो जंग हार भी गया, तो टेक्निकली हारने वाले देश से कंपनसेशन लिया जाता है जीतने वाले देश के द्वारा। तो चाइना ने 1972 में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था जापान के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करते हुए कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो भी हुआ उसके बदले में चाइना जो है वो जापान से किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं मांगेगा। चाइना का यह स्टेप काफी बड़ा था, काफी पॉजिटिव जेस्चर था, जिससे दोनों देशों के बीच दोस्ती का रास्ता जो था वो खुल गया था। लेकिन साथ ही यह भी समझा गया कि जापान चाइना के डेवलपमेंट में मदद करेगा। एक तरीके से जापान जो था वो अब इनडायरेक्ट कंपनसेशन के रूप में चाइना की मदद करने जा रहा था। जापान के कई लीडर्स ने इस एड को एक क्विड प्रो क्वो, यानी कि तुमने ये किया तो हम ये करेंगे, इस प्रकार से इस रूप में इसको देखना शुरू किया था। यानी कि जापान के लीडर्स कह रहे थे कि क्विड प्रो को, अगर आप हमारे से कंपनसेशन नहीं मांगोगे तो हम इनडायरेक्टली आपको एड देना शुरू कर देंगे। चाइना ने वॉर टाइम रिपरेशंस माफ कर दी और बदले में जापान ने सोचा कि वो इकोनॉमिक हेल्प देकर अपनी गलतियों को कुछ तो कुछ बदलने का काम करेंगे, कुछ ना कुछ हिसाब चुकाने का काम करेंगे जो उसने चाइना पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इन्वेजन करके की थी। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग को रियलिटी में बदलने में कुछ साल लगे। 1970s के दौरान चाइना एक गरीब देश था, दुनिया से कटा हुआ देश था, लेकिन एक दशक के बाद ही चीजें जो थी वो चाइना के अंदर बदलने लगी थी। 1978 में चाइनीज लीडर जो थे जिनका नाम था डेंग जाओपिंग एक नई पॉलिसी लॉन्च करते हैं जिसका नाम था रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी। इसके थ्रू चाइना ने माओ के पुराने सिस्टम से निकलकर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन और फॉरेन ट्रेड की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जापान ने ये सब चेंजेस क्लोजली देखे। उसी साल 1978 में ही टोक्यो और बीजिंग के बीच में, यानी कि जापान और चाइना के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की गई थी, जिससे उनके बीच का फ्रेंडली रिलेशन जो था वो ऑफिशियली और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। जापान के लीडर्स ने इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखा। चाइना के रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना उनके अपने इंटरेस्ट में था, क्योंकि उन्हें एक स्टेबल और प्रोस्परस एशिया चाहिए था जिसमें चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था। उस टाइम के जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम था मासायोशी ओहिरा। उन्होंने कहा था कि एक समृद्ध चाइना दुनिया के लिए एक बहुत बेहतर रास्ता हो सकता है। जापान तैयार था कम्युनिस्ट चाइना को लार्ज स्केल डेवलपमेंट एड देने के लिए, और वेस्टर्न अलाइंड कंट्रीज के अंदर जापान भी था, और उन वेस्टर्न अलाइंड कंट्रीज में जापान पहला ऐसा देश बना जिसने चाइना को लार्ज स्केल डेवलपमेंट एड देना शुरू कर दिया। और इस सबका टर्निंग पॉइंट आया सितंबर 1979 में, जब चाइना के वाइस प्रीमियर यानी कि उनके वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम था गू मू, वो जापान गए और वहां जाकर उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड और स्टेटमेंट दी, और वहां पर जाकर एक रिक्वेस्ट भी चाइना के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो चाइना के, वो अपने साथ एक लिस्ट लेकर गए थे 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की, जिनके लिए चाइना ने जापान से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा था। ये प्रोजेक्ट्स मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े थे, जैसे कि बंदरगाह हो गए, रेलवे हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, और टोटल कॉस्ट थी इनकी लगभग $5.5 बिलियन। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत ही बड़ा अमाउंट हो चुका है, स्पेशली एक एड पैकेज के लिए तो $5.5 बिलियन आज भी बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वो लगातार ऐसे पैकेजेस मांगता रहता है जिसके बिहाफ पर ही उसकी इकोनॉमी चल रही है। तो आप कंपेयर कीजिए, 1979 में $5.5 बिलियन का एक एड पैकेज चाइना ने जापान से मांगा था, लेकिन जापान ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसे सीरियसली कंसीडर किया था। दिसंबर 1979 में जापान के प्राइम मिनिस्टर मासायोशी ओहिरा खुद चाइना भी गए थे, और वहां उन्होंने यह सिग्नल दिया था कि जापान चाइना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स में मदद देने के लिए रेडी है। ओहिरा ने प्राइवेटली माना था कि जापान ओडीए ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस देने की तरफ से वर्ल्ड वॉर के दौरान जो कुछ हुआ था उसका माफी मांगने का एक तरीका जो है वो खोज रहा है। जापान के एड को डायरेक्टली जोड़ा गया था इस बात से कि चाइना ने वॉर रिपरेशंस मांगने से मना कर दिया था। ओहिरा ने फ्यूचर के लिए वार्निंग्स भी दी थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन चाइना जापान को इकोनॉमिकली बीट करेगा और एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा, और उनकी यह बात सत्य भी हो चुकी है। इसलिए जापान को अभी से तैयार होना चाहिए, और जापान भी चाइना के कंपैरेटिवली अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसी टाइम और भी ज्यादा कदम उठाने शुरू कर देता है। इसी तरह 1979 में जापान ने ऑफिशियली चाइना के लिए ओडीए प्रोग्राम शुरू किए। यह पार्टनरशिप आगे चलकर 40 साल तक चली। शुरुआती एड मेनली जो थी वो कंसेशनल लोन थे, और ये सभी लोन्स जो थे वो डॉलर में नहीं, वो जापान की करेंसी येन में दिए जाते थे, और ये लॉन्ग टर्म्स लोन हुआ करते थे। इंटरेस्ट इनके ऊपर काफी कम होता था, और वापसी भी इन लोन्स को डॉलर में नहीं येन में ही करना होता था। 1979 से 1983 के बीच में जापान ने लगभग 330.9 बिलियन येन, उस वक्त के हिसाब से लगभग $1.5 बिलियन के लोन्स जो थे वो चाइना को दिए। इन लोन्स पर सिर्फ जापान जो था वो 3% इंटरेस्ट लेता था। इतने कम इंटरेस्ट रेट पर तो किसी कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता था, और रीपेमेंट पीरियड जो होता था वो 30 साल का होता था। 3% का इंटरेस्ट, 30 साल का रीपेमेंट पीरियड, और यानी कि इसमें साथ में 10 साल तक आपको
को कोई भी पहली किस्त देनी नहीं होती थी, पहले 10 साल जो थे वो ग्रेस पीरियड के अंदर काउंट होते थे। इस तरीके से जापान ने चाइना को एक फाइनेंशियल लाइफलाइन दी, बिल्कुल उस वक्त जब चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि जापान ने वेस्टर्न कंट्रीज के बीच लॉबी का भी काम किया था और चाइना को ऑफिशियली एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में एक्सेप्ट किया जा सके, इसके लिए जापान ने काफी ज्यादा लॉबिंग करने का काम किया था। अब अगर चाइना को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिलेगा तो चाइना जो है वो दूसरी कंट्री से एड के लिए भी काफी ज्यादा सही हो जाएगा। दूसरी कंट्रीज भी चाइना को अब एड दे पाएंगी अगर डेवलपिंग कंट्री का टैग जो होगा वो चाइना के पास होगा। इसी के चलते जापान ने ओईसीडी नेशन जो है उनको कन्विंस किया कि चाइना को एड रेसिपिएंट की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। 1980s के दौरान जापान के एड बूम का टाइम था चाइना के लिए। इस दौरान चाइना में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुए। जापान के येन लोन्स और टेक्निकल सपोर्ट के साथ चाइना ने ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम किया। 1979 के पहले बैच के बाद जापान ने अपने एड प्रोग्राम को और बड़ा कर दिया। 1984 में जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिरो नाकोसारा जो थे वो दोबारा चाइना गए और वहां जाकर उन्होंने 470 बिलियन येन यानी कि उस वक्त के लगभग $2 बिलियन के सेकंड बैच ऑफ लोन्स को भी अनाउंस कर दिया, जो 1984 से 1989 तक दिए गए। उनकी यह हाई प्रोफाइल ट्रिप दिखाता है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो रहे थे। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने चाइनीज लीडर्स के साथ मिलकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट भी किया और ओपनली दोस्ती की बात भी करी थी। नए लोन्स पर इंटरेस्ट भी सिर्फ वही 3 से 5% का इंटरेस्ट था और रीपेमेंट टर्म्स फिर दोबारा से 30 साल के ही थे। यह सब बताता है कि जापान का कमिटमेंट लॉन्ग टर्म था और जापान जो था वो चाइना को आगे लेकर जाने के लिए काफी ज्यादा तैयार था। यह पैसा उन प्रोजेक्ट में गया जो चाइना के आने वाले इंडस्ट्रियल बूम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। मिड 1980s तक जापान सबसे बड़ा फाइनेंसर बन गया था चाइना के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। चाइना को जितने भी फॉरेन गवर्नमेंट लोन्स मिलते थे उनमें से 60% ज्यादातर जापान ही देता था। दोनों कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक टाइज भी काफी ज्यादा फास्टली ग्रो होने लगे। चाइना ने जैसे ही अपनी इकोनॉमी ओपन अप करी, ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 1972 में जहां चाइना और जापान के बीच में सिर्फ $1.1 बिलियन का ट्रेड था, 10 साल के बाद वही बढ़कर या 10 से भी कम सालों के अंदर वो बढ़कर $7 बिलियन हो गई और एग्जैक्टली 1981 में बढ़कर वो $10 बिलियन हो गई और 1995 तक जापान और चाइना की ट्रेड की तो कोई सीमा ही नहीं रही। और आज 2025 के दिन में ये बहुत ही ज्यादा ट्रेड आपके आपस में करने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जापान की कई कंपनीज भी अब चाइना में अपनी फैक्ट्रीज खोल चुकी हैं, या तो मशीनरी बेचने के लिए में जापान ने चाइना के अंदर फैक्ट्रीज खोली या फिर जॉइंट वेंचर्स जो थे वो चाइना और जापान के बीच में स्टार्ट हो गए। उन्हें अट्रैक्ट किया गया चाइना के रिफॉर्म्स और उस इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जापान के ही मदद से वहां पर बनाया गया था। ये सब कुछ एग्जैक्टली वही था जो जापान चाहता था। जापान का जो ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस था उसका मेन मकसद था चाइना के इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना, ताकि वहां पर जापानीज बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप किया जा सके। इससे एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट हो रहा था जहां दोनों कंट्रीज को इसमें फायदा मिल रहा था। जापान के येन लोन से चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसने बाद में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट करने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया। शुरुआत में फोकस था चाइना का कोल और हैवी गुड्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंप्रूव करना, क्योंकि चाइना की इंडस्ट्रीज उस टाइम पर पुअर लॉजिस्टिक्स की वजह से काफी ज्यादा स्लो थी। एक मेजर प्रोजेक्ट था बीजिंग रेलवे, एक नई रेलवे लाइन जो चाइना की कैपिटल बीजिंग को शैंक्सी प्रोविंस से कि वहां पर जो मेजर कोल फील्ड्स हैं उनसे जोड़ने का काम करता था और उसके बाद आगे जो गल्फ ऑफ पोहाई है वहां तक पोर्ट तक लेकर जाने का काम करता था। वो पूरी बीजिंग रेलवे जो बनाई गई वो जापान के ओडीए के लोन से ही बनाया गया और इसने कोल और रिसोर्सेज के ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट खोल दिया। साथ ही में एक और पोर्ट एक्सपेंशन किया गया, जिस पोर्ट के एक्सपेंशन से चाइना दुनिया के लिए ओपन अप होना शुरू हो गया। चाइना अब इंपोर्ट भी कर सकता था उस पोर्ट से और एक्सपोर्ट भी कर सकता था। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बीच एक प्रोजेक्ट था जो इन दोनों की दोस्ती का सिंबल बन गया और वो था चाइना जापान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल इन बीजिंग। ये हॉस्पिटल जो था ये भी 1980s के अर्ली ईयर्स में जापान के सपोर्ट से बनाया गया था और इसका पर्पस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था बल्कि ये लोगों की लाइफ को डायरेक्टली इंप्रूव करने के लिए बनाया गया था। जापान ने 1981 से 1983 के बीच में लगभग 16.5 बिलियन येन का फंड दिया था इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए और लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट से इक्विप करने के लिए। यह हॉस्पिटल उस वक्त का एक मॉडर्न और एडवांस हेल्थ केयर सेंटर था जो चाइना में एड का एक लाइव एग्जांपल बन गया। 1980s के दौरान जापान के डॉक्टर्स और नर्सेज बीजिंग गए ताकि चाइनीज
डॉक्टर्स को एडवांस मेडिकल टेक्निक सिखाई जा सके। जब चाइना जापान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल 1984 में ओपन हुआ तो यह चाइना के मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल में से एक बन गया। 1990s के मिड आते आते चाइना की इकोनॉमी और भी ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करने लगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसके चलते काफी ज्यादा प्रेशर भी पड़ने लगा और सबसे ज्यादा इशू तब चाइना को आ रहा था उनके एयर ट्रेवल में। बीजिंग का जो पुराना एयरपोर्ट था वो इतना बड़ा नहीं था कि वो नए पैसेंजर्स को रश जो था वो उनको हैंडल कर सके। जापान ने फिर से चाइना की हेल्प करी और बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मॉडर्न बनाने के लिए जापान ने पैसे दिए। 1993 से 1996 के बीच टोक्यो ने जापान ने 30 बिलियन येन के लो इंटरेस्ट लोन्स दिए चाइना को, ताकि न्यू इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा सके। इसका रिजल्ट क्या था? चाइना के एयरपोर्ट की, बीजिंग के एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले वो सिर्फ 3 मिलियन पैसेंजर्स एक साल के अंदर हैंडल कर सकता था और बाद में वो 10 सालों के अंदर ही लगभग 3 से 36 मिलियन पैसेंजर्स के ट्रैफिक को एक साल के अंदर ही हैंडल करने लगे। तो क्लियरली दिख रहा है कि जापान का एड चाइना के लिए काफी यूजफुल रहा। फिर 2018 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है शिंजो एबे, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो दोबारा चाइना गए और एक समिट के लिए वो चाइना गए और 1978 में जो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी उसके 40 साल पूरे होने के लिए एक सेलिब्रेशन भी वहां पर किया गया। वहां आबे, शिंजो आबे और चाइनीज लीडर्स ने मिलकर अनाउंस किया कि जापान को ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस अब अपना हिस्टोरिकल पर्पस पूरा कर चुका है और 2018 में यह फैसला जापान के द्वारा लिया गया कि अब चाइना को ओडीए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपने आप के सभी प्रोजेक्ट्स फुलफिल कर सकती है। तो दोस्तों, जापान और चाइना के बीच ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सोच का हिस्सा थी। जापान ने जहां अपनी पास्ट गलतियों को गलती समझकर चाइना की मदद करी, वहीं चाइना ने उस मदद को अपने डेवलपमेंट का इंजन बना लिया। आज चाइना दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है और इस जर्नी में जापान के ओडीए का एक बड़ा रोल था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर दो देश मिलकर काम करें तो पुरानी दुश्मनियों को भी एक नए भविष्य का रास्ता बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।